हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट विद पूनम। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं हम जो क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं उसको। तो ये हमारे सामने है जो एनटीए नेट पेपर दिया था 1 अक्टूबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में। तो आज हम उसको सोल्व आउट करेंगे। तो ये हमारा 10वां पेपर है। इससे पहले हमने 9 पेपरों को सोल्व कर लिया है। आप चाहे तो पीछे की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन डीआई है कि निम्नलिखित तालिका पर विचार कीजिए जो एक प्रतियोगी एमसीक्यू परीक्षा के परिणामों को प्रस्तुत करती है, जिसमें विद्यार्थियों के जो भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित और कंप्यूटर विज्ञान के इनके अंक दे दिए गए हैं और उनमें से आपको 5 क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये जो विषय है ये विषय दे दिए, ये कुल इनके नंबर है और ये इन नंबरों में से कितने आए हैं तो ये इसमें नंबर दे रखे हैं। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मान लो कोई भी अभ्यर्थी अनुपस्थित नहीं था तो उन अभ्यर्थियों की कुल संख्या बताइए जो परीक्षा में सम्मिलित हुए। तो यानी कि कोई भी अब्सेंट नहीं था, तो हमें कोई भी, चाहे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, कंप्यूटर विज्ञान, किसी भी एक के सभी स्टूडेंट्स जोड़ लेने हैं। तो हमने जब इन सब को जोड़ा तो हमारा आंसर आया 27,000। ये 100 नहीं काउंट करने, क्योंकि ये 100 क्या है, कुल नंबर है, तो यहाँ तक काउंट करने हैं। कोई से भी कर लो, ये सब 27,000 है। तो इसका आंसर आएगा 27,000, यानी कि डी जो है फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित में 40% से अधिक प्राप्तांक वाले विद्यार्थियों की तुलना में भौतिक शास्त्र में 50% से अधिक प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या का अनुपात बताना है आपको। गणित में तो 40% और भौतिक शास्त्र में 50%। चलिए देखते हैं। गणित में 40% से ऊपर है 205, 199 और 6 205। और भौतिक शास्त्र में क्या है, 50% से ऊपर है 90। तो अब हमें क्या करना है, इनको काट देना है। हम काटेंगे इनको तो हमारा आएगा 18.41, यानी कि 41.18 आएगा। तो ये बी हमारा जो है सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि प्रत्येक विषय में अर्हता, यानी कि शर्त क्या है इनकी, कि अर्हता की कटौती क्या है, 40% अंक प्राप्त करना है। कंप्यूटर विज्ञान में अर्हता प्राप्त करने वालों की तुलना में गणित में अर्हता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का अनुपात पूछा गया। अब की बार क्या पूछा है, गणित और जो क्या है, किस में पूछा है, कंप्यूटर विज्ञान में। तो चलिए देखते हैं गणित और कंप्यूटर विज्ञान में। गणित का तो हमें पता ही है कि 205 था, तो हमें क्या देखना है, कंप्यूटर विज्ञान का 40% से ज़्यादा देखना है। अब ये देखना है कि कुल 50 में से है, तो 50 में से है तो 50 में जिसने 20 नंबर लिए वो भी 40% में काउंट होगा। तो यहाँ तक आपको ऐड करना है इनको। तो इनको ऐड करोगे तो ये आएगा 125.05। और गणित वाले कितने थे, 205। इन दोनों को आप काटोगे तो 1:61, 1:61 इसका आंसर आएगा। तो फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कंप्यूटर विज्ञान के लिए अर्हता की कसौटी क्या है, 60% से ऊपर। कंप्यूटर विज्ञान में आपको देखना है कि 60% से ऊपर के प्राप्तांक है। तो कंप्यूटर विज्ञान में अर्हता प्राप्त विद्यार्थियों का लगभग प्रतिशत कितना है, यह मानते हुए कि कोई अनुपस्थित नहीं था। तो अनुपस्थित नहीं था, कितने थे सारे, आपको पता है 27,000 थे टोटल। और इसमें से 60% जब हम कंप्यूटर वाले जोड़ेंगे 60% से ऊपर वाले, तो हम देखते हैं। चलो क्वेश्चन कहाँ है हमारा,
कि प्रत्येक विषय में अर्हता की कटौती 40% अंक प्राप्त करना है, तो कंप्यूटर विज्ञान में अर्हता प्राप्त, ये तो हमने कर लिया। ये कि यदि कंप्यूटर विज्ञान के लिए अर्हता की कसौटी 60% से ऊपर प्राप्तांक है, तो कंप्यूटर विज्ञान में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों का लगभग कितना प्रतिशत, ये मानते हुए कि कोई अनुपस्थित नहीं था। तो हमें ये देखना है कि कोई अनुपस्थित नहीं था, तो 60% से ऊपर वाले में देखते हैं। 60% यानी कि जिसके 30 मार्क्स आए हैं वो भी इसमें इंक्लूड होगा, तो इनको आपको ऐड करना है। ऐड किया तो ये आया 2365, और अनुपस्थित कोई नहीं था तो कितने थे, 27,000 थे, और गुणा में 100। इनको आप काटोगे तो हमारा आंसर आएगा 8.759, यानी कि लगभग हमारा आंसर आया 8.759। तो सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 8.75 इस तरह से हमारा आया तो ये लगभग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के तीनों विषयों में प्रत्येक विषय की अर्हता की कसौटी क्या है, 60% से अधिक प्राप्तांक है, तो इन तीनों विषयों में अर्हता प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित तीनों में देखते हैं। चलो, भौतिक शास्त्र में है 5, रसायन शास्त्र में इन तीनों को, और गणित में क्या है, 0 है। तो तीनों में 60% लेने थे। अगर एक में 0 है तो इसका मतलब आएगा कि तीनों में ही 0 है, तो इसका आंसर आएगा 0, यानी कि फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह मत की शिक्षण अधिगम परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां सातत्य पर लाई जा सकती है, जिसका विस्तार स्मृति स्तर से विमर्श स्तर तक होता है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो ये बात किसके द्वारा कही गई है, तो ये कही गई है मॉरिस एल बिग्गी द्वारा, यानी कि थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि उच्चतम शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली की अनुशंसा किस समिति आयोग ने की थी। तो उच्च शिक्षा विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली की अनुशंसा यूजीसी की प्रशासनिक एवं अकादमिक सुधार समिति ने की थी, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि किसी कॉलेज में एक शिक्षक ने अपने छात्रों के निष्पादन को सूचित करने के लिए आयोजित इकाई परीक्षण में परसेंटाइल यानी कि शतांश अनुपस्थिति प्रदान की। यह किस प्रकार के मूल्यांकन प्रक्रिया कहलाएगी, तो ये कहलाएगी मानक संदर्भित। तो बी हमारा जो सेकंड है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सी आधार सामग्रियां स्किनर और क्राउडर के सिद्धांत पर आधारित अभिकर्मित अनुदेशन की तकनीकी का प्रयोग करती है। तो कौन कौन सी करती है आपको ये देखना है। चलिए देखते हैं हम। तो इसमें करेगी अनुदेशनात्मक सामग्री नहीं करेगी, श्रृंखलित अभिकर्मित आधारित सामग्री करेगी, रेखीय अभिक्रम आधारित सामग्री इसमें नहीं करेगी, विशेष रूप से निर्मित पूरक कार्यक्रम सामग्री इसमें करेगी, और व्याख्यान की वे रूपरेखाएं जिसमें चिंतन एवं करने जैसे घटक विद्यमान है, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि इसका आंसर बी और सी इसका राइट आंसर होगा। तो बी और सी किसमें, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध स्तर शिक्षण के लक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो क्या है इसमें कि शिक्षक विषयगत सामग्री को व्यवस्थित करने में विभिन्न इकाइयों की संरचना और छात्रों के अभ्यास को नियंत्रित करने की पहल करता है। दूसरा है कि यह साधारण छात्रों को संबंधों को देखने एवं तथ्यों के स्मरण एवं सेकंड है कि यह साधारण छात्रों को संबंधों को देखने एवं तथ्य के उपकरण रूप में अनुप्रयोग में सहायता देने के लिए समर्पित होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि बी हमारा सही है, ए गलत है। सी है यह समस्या उत्पन्न करने और समस्या निवारण में सहयोग के रूप में निर्देशित होता है। तो ये बात गलत है। यह विचारों एवं तथ्यों के संप्रतीकरण की चेष्टा करता है। तो ये बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य स्वयं नियंत्रण द्वारा अधिगम प्रक्रिया की स्वायत्तता का समर्थन है। तो ये बात भी गलत है, यानी कि बी और डी, तो दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एक विश्वविद्यालय शिक्षक अपने छात्रों के संकलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्वयं निर्मित परीक्षण का आयोजन करता है। छात्रों के अंकों में घनात्मक रूप से विषमताकार पाया गया है। तो इस परीक्षण के कठिनाई स्तर के बारे में आप क्या कहेंगे। अगर घनात्मक रूप से विषमताकार पाया जाता है तो इसका मतलब है कि छात्रों के लिए परीक्षण कठिन था, और ऋणात्मक अगर पाया जाता तो क्या होता कि छात्रों के लिए परीक्षण सरल था। तो घनात्मक पूछा गया है तो इसका मतलब है कि छात्रों के लिए परीक्षण कठिन था। तो सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक महाविद्यालय का शिक्षक यह पता लगाना चाहता है कि शहरी ग्रामीण अंचल के छात्र छात्राओं की अधिगम में संलिप्तता किस हद तक वे जिस परिवार से आते हैं उनकी सामाजिक आर्थिक अवस्थिति से जुड़ी है। इस शोध परियोजना में किस चर को निराश्रित चर यानी कि स्वतंत्र चर अभिसंक्षिप्त किया जाएगा। तो निराश्रित चर यानी कि स्वतंत्र चर में क्या होता है कि जो शोध करने वाला है वो हेर फेर तोड़ मरोड़ कर सकता है। तो इनमें किस में कर सकता है, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति में जो शिक्षक है वो तोड़ फोड़ यानी कि जोड़ तोड़ कर सकता है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सांख्यिकीय विश्लेषण द्वारा शोधार्थी पाता है कि टी का मान महत्वपूर्ण है। इस परिकल्पना के आधार पर कौन सा निर्णय उचित है। तो जब टी का मान महत्वपूर्ण होता है तो क्या होता है, शून्य परिकल्पना नकारी जानी चाहिए और शोध परिकल्पना स्वीकार कर ली जानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी। तो फर्स्ट हमारा राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोध में अच्छे प्रतिदर्श की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है। तो सुगमता पूर्वक प्राप्य, चलिए आगे देखते हैं, एक बार इसको छोड़ देते हैं। समग्र पॉपुलेशन विशेषताओं का प्रतिनिधित्व, तो ये बिल्कुल सही है। अब चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। 3 में बी है। शोधकर्ता का व्यक्तिगत हित रक्षण, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो हमें पता है कि सी बिल्कुल गलत है। तो सी फर्स्ट में भी सी है, थर्ड में भी सी है और फोर्थ में भी सी है। तो आंसर तो हमारा बन रहा है। चलो आगे देखते हैं कि वास्तविक मान को अनुमानित करने में यथार्थता और परिशुद्ध, तो ये बिल्कुल सही है। पक्षपात रहित, तो ये भी सही है, यानी कि बी, डी और ई हमारे सेकंड आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे 2 अभिकथन दिए गए हैं। फर्स्ट अभिकथन है कि शोध में प्रवेश परीक्षा यानी कि स्क्रीनिंग के लिए नीति निर्माण में संवैधानिक उपबंधों को नकारा नहीं जा सकता। तो ये बात बिल्कुल सही है। कथन 2 बोल रहा है कि शोध डिग्रियां प्रदान करते समय साम्यता के हित हेतु अल्पसंख्यक कोटे का संरक्षण किया जाना चाहिए। तो ये बात गलत है, कोई संरक्षण नहीं होना चाहिए। तो ए सही है और दूसरा गलत है। तो थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि संप्रेषण में पुनर्कथन का क्या तात्पर्य है। तो पुनर्कथन से क्या आता है, नए नए आइडियाज आते हैं। तो इसमें क्या आंसर होगा कि नए रूपकों का अनुप्रयोग होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रभावी अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण में योगदान करते हैं। तो शब्दों का त्वरित प्रवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर शब्दों का त्वरित प्रवाह हुआ तो सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा। विदेशी शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे सामने वाला जो बोल रहा है तो वो समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है और क्या समझाना चाह रहा है। साधारण शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, बोलने के लिए बारी लेना ये भी होना चाहिए, और शिष्टाचार को बनाए रखना। अब देखिए आंसर सी, डी और ई, तो फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो अभिकथन दिए गए हैं। फर्स्ट अभिकथन है कि अंतः संप्रेषण टीम कक्षा में टीम कार्य भावना को प्रोत्साहन देता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। अंतः सांस्कृतिक प्रवेश में संप्रेषण की परिशुद्धता नम्य और अनुक्रियात्मक होती है। तो दो हमारा सही है, ए असत्य है और दूसरा सही है, तो फोर्थ हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संप्रेषण मीडिया के अभ्युदय का कालक्रम बताना है कि सबसे पहले क्या आया। तो हमें पता है कि इंटरनेट सबसे बाद में आया, तो ई सबसे लास्ट में होगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ई सबसे लास्ट में है। चलिए देखते हैं फिर भी हम। सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आया समाचार पत्र, यानी कि सबसे पहले बी आएगा। फिर क्या हुआ, फिर फिल्म बनी, फिर रेडियो आया, फिर टेलीविज़न आया और फिर इंटरनेट आया। अब देखो किस में है, बी, सी, ए, डी, ई, तो सेकंड हमारा राइट आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, सूची 1 को क्या करना है, सूची 2 के साथ मिलान करना है। मौन प्रार्थना क्या होती है। मौन प्रार्थना होती है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। ए का 3, तो एक से ही हमारा आंसर आ रहा है। चलो आगे मिला के देखते हैं कि शिक्षक कक्षा से बाहर विद्यार्थियों से संवाद करता है। तो ये होता है ग्रुप जो संप्रेषण होता है वो। एक कंपनी का सीईओ अपने अधीनस्थों को एक परिपत्र जारी करता है, तो इसको बोलते हैं लंबित संप्रेषण। और किसी संगठन के कर्मचारियों के बीच अफवाह फैलाना होता है ग्रेपवाइन, यानी कि अनौपचारिक संप्रेषण। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमीद के वेतन में 10% की कटौती की गई थी। उसको उसके मूल वेतन में वापस लाने के लिए उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। तो 10% की कटौती की है, कटौती की है 10% की, तो कितने पे की है, 90 पे गुणा में 100, 1 0 कट। अब 100 को हम 9 से जब भाग देंगे तो हमारा आएगा 11/9%। तो फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भिन्नों पर विचार करना है आपको। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट को हम 11 को हम 6 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 0.54। इसी तरह आगे वाले का आएगा 0.44, सी का आएगा 0.37 और फिर डी का आएगा 0.40 और ई का आएगा 0.38। अब क्या है, अवरोही, यानी कि उतरते क्रम में आपको लगाना है। तो सबसे पहले उतरते क्रम में क्या आएगा, ए, फिर बी, ए, बी, फिर क्या आएगा डी, और फिर ई, और सबसे लास्ट में सी। तो इस हिसाब से ए, बी, डी, ई और सी, तो फर्स्ट हमारा राइट आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय अपराह का यानी कि दोपहर को ये बोल रहा है कि 2:15 है, तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने का कोण बनेगा। तो आपको पता है कि जो घड़ी की सुई का कोण बनता है 360 डिग्री पे बनता है, और 12 घंटे पे काटने पे 1 घंटे पे कितना बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। अब क्या दे रखा है कि घंटे की सुई 1 मिनट में कोण कितना तय करेगी, 30/60 यानी कि 1/2। अब 15 मिनट का निकालना है हमें, तो 15 से ही 1/2 यानी कि 7.5 मिनट आ गए। अब 7.5 मिनट को हम 30 में से माइनस करेंगे 7.5 को, तो 22.5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो थर्ड हमारा राइट आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यमान एक अंकीय औसत है। बिल्कुल सही। इसको सभी मानों को जोड़कर और योग को मानों की संख्याओं से भाग देकर निकाला जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। निम्नलिखित परिश्रमिकों की राशि का मध्यमान 16,000 है। तो ये राशि आपको दी गई है। तो अब आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ना है। आप जोड़ोगे तो ये आएगी 60,000। 60,000 को क्या है, कितने 1 2 3 4 है, तो 4 से आपको डिवाइड करना है, तो ये आएगा 15,000। और इसने क्या कहा है कि 16,000 है, तो ये 15,000 है, तो दूसरा हमारा गलत है। तो ए सत्य है और दूसरा असत्य है, तो थर्ड हमारा राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 1 जनवरी 2007 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो 1 जनवरी 2007 से 1 जनवरी 2008 है, तो एक ही दिन बढ़ा है, तो सोमवार था तो मंगलवार हो जाएगा। अगर इसकी जगह 1 मार्च होता और यहाँ 1 मार्च होता तो ये लीप ईयर हो जाता है, क्योंकि 29 जो फरवरी को लीप ईयर में एक दिन बढ़ता है, लेकिन इन्होंने जनवरी दिया हुआ है तो एक ही दिन बढ़ेगा। अगर मार्च दे देता तो 2 दिन बढ़ते, तो मंगलवार यानी कि थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि ये OTTFFSSEN का तार्किक प्रतिमान का अगला अक्षर क्या होगा। तो अगला अक्षर आपको बताना है। तो इसने O यानी कि जो 1 2 3 है उसका पहला डिजिट दे रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यानी कि T होगा, तो फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए के पिता के 5 पुत्र है। 5 पुत्रों के नाम M O Q और S है, तो उसके 5वें पुत्र का नाम क्या है। तो अब 1 मिनट आप खुद सोचो क्या है, वीडियो रोक के। तो उम्मीद है आपने वीडियो रोक के देखा होगा इसको करके। तो देखो 4 ये पुत्र दे दिए गए हैं, और ए के पिता यानी कि पहला तो दे ही रखा है कि ए के पिता के 5 पुत्र है, 4 ये है और 5वां ए है, तो 5वें का नाम क्या है, ए है, तो थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बताओ किस किस का सही हुआ है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है आपको। जिस तरह उल्लू क्या करता है, उड़ान यानी कि उल्लू उड़ता है, उसी तरह सर्प क्या है, सर्प रेंगता है। घंटी टन टन करती है, इसी तरह क्या है, मेघ गर्जन या गर्जना करते हैं। चाकू का काम क्या होता है, काटना। तलवार का काम क्या होता है, वध करना। जिस तरह फसल को उगाने वाला कृषक होता है, उसी तरह दूध का काम करने वाला दुग्ध किसान होता है। तो चलो देखते हैं, ए का 2, बी का 3, तो फोर्थ हमारा राइट आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि यदि परसों यानी कि जो परसों बिफोर, इसमें आप इंग्लिश वाले में देखो कि बिफोर दिया हुआ है। बिफोर का मतलब होता है जो बीत गया। ये देखो बिफोर दिया हुआ है,
तो परसों का मतलब जो दिन बीत गया, वो क्या है, महीने का 15वां दिन है, सॉरी 13वां दिन है। तो परसों अगर 13वां था तो आज कौन सा दिन है, आज है महीने का 15वां दिन। ठीक है, तो और क्या दिया है कि 31 दिन वाले विगत महीने का तीसरा दिन मंगलवार था, तो आज कौन सा दिन है आपको ये बताना है। तो तीसरा दिन अगर पिछले महीने का मंगलवार था तो तीसरा मंगलवार 10वां भी दिन मंगलवार होगा, 17वां, 24वां और 31वां, यानी कि पिछले महीने की 31 तारीख को मंगलवार था। और 1 तारीख को क्या है, बुधवार होगा, 1 तारीख को बुधवार होगा, 8 तारीख को बुधवार होगा, और 8 के बाद में हम 7 और ऐड करेंगे तो 15, यानी कि आज क्या है, बुधवार है। तो थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए, बी और सी क्या है, एक वृत्त की तरफ मुंह करके खड़े हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं। बी क्या है, बी ए के बाएं है, और क्या कह रहा है, बाएं में है। बी ठीक ए के बाएं है, सही है। बी क्या है, ए के बाएं है, बाएं में है। तो सी कहाँ होगा, सी यहाँ होगा। तो सी क्या है, सी बोल रहा है कि बी के दाएं में है, बी के दाएं में नहीं है, ये बात गलत है। तो फर्स्ट हमारा गलत है। सेकंड देखते हैं कि यदि एक्स वाई जेड किसी वृत्त में खड़े होकर केंद्र की ओर देख रहे हैं, ये चलो हम बना लेते हैं एक्स वाई जेड। अब क्या कह रहा है कि एक्स क्या है, एक्स जो वाई के दाएं में, अपना जो दायां है ना वही एक्स क्या है, वाई के दाएं में खड़ा है। और जेड क्या है, जेड यहाँ पे होगा, तो जेड एक्स के दाएं में है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ए असत्य है और दूसरा सही है, तो फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर मेमोरी की निम्नलिखित साइज पर विचार कीजिए। सही आरोही यानी कि चढ़ते क्रम में आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे छोटा बिट होता है, फिर बाइट होता है, फिर किलोबाइट होता है, फिर मेगाबाइट होता है, फिर गीगाबाइट होता है, फिर टेराबाइट होता है। तो चलो अब मिलाते हैं। बिट और बाइट तो इसने पूछा ही नहीं है। सबसे पहले आएगा किलोबाइट यानी कि सी के बाद में आएगा मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद में आएगा गीगाबाइट और फिर आएगा टेराबाइट। अब देखो डी, ये मैंने टेराबाइट लिख दिया, CABD यानी कि फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि नीचे दो कथन दिए गए हैं कि किसी कंप्यूटर प्रणाली से लिए गए प्रिंट निर्गत को सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। तो ये बात गलत है, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी जब तक हम पेज निकालते नहीं तो तब तक वो सॉफ्ट कॉपी होती है। यदि हमने प्रिंट निकलवा लिया तो वो हार्ड कॉपी बन जाती है। तो पहला ही हमारा गलत है। रैम जो क्या है, रैम एक रीड राइट मेमोरी है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो फोर्थ तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा कि एक असत्य है और दो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी को काम में लाने में निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग नहीं किया जाता है। तो वाईफाई किया जाता है, 3G किया जाता है, 4G किया जाता है, लेकिन स्कैनर नहीं किया जाता। तो हमारा थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। अगत उपकरण, अगत होता है इनपुट, इनपुट इनमें से कौन सा है। तो इनपुट है माउस, निर्गत यानी कि आउटपुट है मॉनिटर, सॉफ्टवेयर कौन सा है इसमें, MS
ऑफिस और वेब ब्राउज़र है क्रोम। तो इसका राइट आंसर देखो अब क्या बन रहा है, 1 का 3, 2 का 4, तो सेकंड हमारा राइट आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राधा को एक ईमेल प्राप्त होता है जिसमें यह कहा कि उसका क्रेडिट कार्ड खाता बंद होने वाला है। अगर उसने अपने क्रेडिट कार्ड की जानकारी और व्यक्तिगत पहचान संख्या PIN तुरंत ईमेल नहीं की, यह किसका उदाहरण है? तो हम देखते हैं कि हमारे पास कई बार फेक कॉल्स भी आती है, फेक जो है ईमेल्स भी आती है, तो वो हमें भ्रमित करने के लिए होती है कि किसी न किसी तरह हमारे पासवर्ड वो जान लेते हैं और हमें जो आर्थिक हानि पहुंचा देते हैं। तो वो किसका उदाहरण है? तो वो फिशिंग का उदाहरण है। तो सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, किसी को भी अपना जो है कोई भी फ़ोन करके कोई भी जानकारी मांगे तो उनको जानकारी नहीं देनी। ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तर से ऊपर 2 डिग्री तक सीमित करने के उद्देश्य से विश्व को सर्वाधिक कम लागत के मार्ग पर लाने के लिए 2017 के सापेक्ष 2030 तक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में किस सीमा तक कटौती करना है? तो 25% तक की कटौती करना इसमें लक्ष्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागरों के जलीय वातावरण में कार्बन भंडार की निम्नलिखित प्रति एकक द्रव्यमान में कार्बन मात्रा के सही यानी कि घटते क्रम में बताना है। सबसे ज़्यादा कौन सा करता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो जीव जंतु है वो सबसे कम करते हैं, तो सबसे लास्ट में बी आएगा। और सबसे ज़्यादा तलछट करते हैं, तो ए सबसे ज़्यादा करते हैं। फिर घुले हुए अजैविक पदार्थ करते हैं, फिर डी आएगा। फिर घुले हुए जैव पदार्थ करते हैं यानी कि सी आएगा, और सबसे लास्ट में बी आएगा। अब देखो ADCB, तो सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन A और दूसरे को तर्क यानी कि R कहा गया है। तो अभिकथन A क्या कह रहा है कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि HFC का हटाना आवश्यक है। तो ये बात गलत है, क्योंकि जो CFC गैस है उसको हटाना ज़रूरी है ओजोन परत के लिए, ना कि HFC गैस को। तो ए बिल्कुल गलत है। HFC में ग्लोबल वार्मिंग की उच्च संभाव्यता होती है, ये बात सही है। तो ए हमारा गलत है और आर हमारा सही है। तो फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है कि आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय समझौते दे दिए गए, दूसरी तरफ उनका प्रावधान दे दिया गया। अब देखो क्योटो प्रोटोकॉल क्यों हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल क्या था कि संयुक्त क्या है इसमें कार्यान्वयन हुआ था। तो ए का 4 2 ऑप्शन में है। चलो आगे चलते हैं। पेरिस समझौता, पेरिस समझौते में क्या हुआ था? राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान यानी कि बी का 3 भी 2 में। चलो आगे चलते हैं। रियो शिखर सम्मेलन सबको पता है, जैव विविधता पर सम्मेलन यानी कि सी का 1। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या था? सस्ती विश्वसनीय स्वस्थ ऊर्जा यानी कि डी का 2। तो हमारा सेकंड राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि बाढ़ के प्रभावों से निपटने के लिए अल्पीकरण उपाय कौन से हैं? तो विद्युतीय सेवा पैनल का उन्नयन या संरक्षण करना, ये बात बिल्कुल सही है। बाढ़ के उफानों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए पुलियाओं को चौड़ा करना, ये भी सही है। अवरोधों और रेत के थैलों द्वारा स्थानांतर सुविधा का संरक्षण करना, ये बात भी सही है। बाढ़ क्षेत्रों से वृक्षों और मलबे को हटाना, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर वृक्षों और मलबों को हटा दिया तो क्या है, बाढ़ और ज़्यादा फैलेगी। तो वृक्ष क्या है, बाढ़ को रोकने में सहायक होते हैं। तो डी तो बिल्कुल गलत है। उपकरणों को बाढ़ क्षेत्र से हस्तांतरित करना, तो ये बात भी सही है। अब देखो डी गलत है,
तो ये देखो, अब हमें एक ही पता था ना पक्का कि डी गलत है, तो डी तीनों में दे रखा है, ए में, सी में और डी में, तो ये तीनों ऑप्शन कट हो जाएंगे। तो सेकंड हमारा राइट आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। उच्च शिक्षा में कार्यरत किसी संस्थान द्वारा डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय का दर्जा पाने के लिए उसका न्यूनतम 10 वर्ष तक अस्तित्व में रहना आवश्यक है। तो पहला ही गलत हो गया, क्योंकि 20 वर्ष तक जो है अस्तित्व में रहना आवश्यक है, तो ए हमारा गलत हो गया। डीम टू बी विश्वविद्यालय के पास न्यूनतम 5 स्नातकोत्तर विभाग होना आवश्यक है, तो ये बात सही है। और शिक्षक और जो स्टूडेंट्स का अनुपात है 1:20 होना चाहिए, तो ए असत्य है और दूसरा हमारा सत्य है, तो फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कौशल अर्हता रूपरेखा यानी कि NSQF के अनुसार स्तर 8 योग्यता किसके समतुल्य है। तो इन्होंने अपने हिसाब से NSQF ने 10 विभाग बना रखे हैं, तो जो 8 योग्यताएं वो है स्नातक ऑनर्स डिग्री, यानी कि जो BA ऑनर्स डिग्री है उनके लिए स्तर 8 योग्यता है, तो थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MHRD योजना विद्वान किस पर लक्षित है। तो ये है प्रदत्त आधार और राष्ट्रीय शोध नेटवर्क का निर्माण, यानी कि फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए आयु संबंधी पात्रता निष्कर्ष क्या निर्धारित किया गया था। तो इसके लिए 16 वर्ष निर्धारित किया गया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय कब बना था? 7वीं शताब्दी में। और इसमें क्या है, चिकित्सा की जो टीचिंग यानी कि चिकित्सा की शिक्षा दी जाती थी, और जो कौटिल्य हुए हैं वो भी इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़े हुए हैं। अब अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? पाकिस्तान में है, ना कि भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग ने शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का एक निश्चित प्रतिशत निवेश करने की अनुशंसा की, यह प्रतिशत क्या था? तो ये था 6%, तो थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, तो पैराग्राफ आप खुद पढ़िए, क्योंकि इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं होती। चलो मैं आपको आंसर बता दूं कि मानव संवेग क्या है। तो मानव संवेग क्या है? मानव ऊर्जा का स्रोत और बुद्धिमत्ता से निपटने पर लाभकारी, यानी कि बी और डी, तो फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुचित रूप से प्रयुक्त संवेग हमारा किस रूप में मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो ये करते हैं हमारा एक समृद्ध और खुशहाल जीवन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि संवेगात्मक कारकों के स्पष्ट आकलन से हम क्या बनते हैं। तो हम क्या बनते हैं इससे? नकारात्मक रूप से बेहतर रूप से निपटने वाला, तो फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि संवेगात्मक परिपक्वता से क्या होता है कि नकारात्मक संवेगों से प्रभावी रूप से निपटती है, तो फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तदनुभूति का विकास व्यक्तियों को क्या बनाने में मददगार होता है। तो भावात्मक रूप से दूसरों को जोड़ना, यानी कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको इन वीडियोस में कोई कमी लग रही है तो प्लीज़ ज़रूर बताएं, ताकि मैं इनमें सुधार कर सकूं। और आप अपना फीडबैक ज़रूर दें।
थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।